हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में स्वागत है आपका। मंगलवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2022-23 के लिए बजट पेश किया, जिस पर प्रतिक्रिया और विश्लेषण का लंबा दौर चला। सत्ता पक्ष ने इसे ऐतिहासिक तो विपक्ष ने इसे जीरो बजट करार दिया। यहां तक कुछ भी नया नहीं था, लेकिन इन सब के बीच बुधवार को पीएम मोदी ने आत्मनिर्भरता अर्थव्यवस्था पर बीजेपी कार्यकर्ताओं से वर्चुअल संवाद किया, जिसके तहत उन्होंने देश भर के बीजेपी कार्यकर्ताओं को बजट की बारीकियां समझाईं। कांग्रेस ने पीएम मोदी की इस पाठशाला पर तंज कसा है। अब सवाल ये है, जब देश की वित्त मंत्री ने करीब 90 मिनट तक बजट में पूरा फ्यूचर विजन रखा, तो फिर प्रधानमंत्री जी को अपने ही कार्यकर्ताओं को करीब 1.5 घंटे तक बजट क्यों समझाना पड़ा? क्या सरकार के बजट का इस्तेमाल भी अब पार्टी के प्रचार के तौर पर किया जाएगा? चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं रिपोर्ट। This budget seeks to lay the foundation and give a blueprint to steer the economy over Amritkal of the next 25 years, from India at 75 to India at 100. यह बजट आत्मनिर्भर भारत और स्वर्णिम काल को सुनिश्चित करेगा। ये दिशाहीन बजट है, जिसमें न नौजवानों के लिए कुछ है, न बेरोजगारों के लिए कुछ है। मंगलवार को मोदी सरकार ने साल 2022-23 का बजट पेश किया, तो इस पर सियासत भी शुरू हो गई। बीजेपी नेताओं ने इसे भविष्य की नींव का पत्थर बताया, तो कांग्रेस ने इसे दिशाहीन करार दिया। सियासी बयानबाजी और बजट को लेकर उठ रहे सवालों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भरता अर्थव्यवस्था पर देश भर के बीजेपी जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों से वर्चुअल संवाद किया। प्रधानमंत्री ने इस दौरान कार्यकर्ताओं को सरल भाषा में बजट की बारीकियां बताईं और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के फैसलों की सराहना करते हुए इसे भारत को आधुनिकता के रास्ते पर ले जाने वाला बजट बताया। बजट स्पीच में पूरा बजट तो संभव नहीं होता, क्योंकि इसमें इतने विषय होते हैं। लेकिन जब विभागवार चर्चाएं होती हैं और ये साल भर का काम है, उसको 1 घंटे में बता देना बड़ा कठिन होता है। फिर भी जब अध्यक्ष जी ने कहा कि इसके पीछे सरकार की सोच क्या है, जरा आप बताएं तो अच्छा होगा, तो मैंने कहा ठीक है, पार्टी का आदेश मेरे सर आंखों पर है। दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर से वर्चुअल संवाद के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की कही गई बातों को लेकर छत्तीसगढ़ बीजेपी के नेता अब आम जनता के बीच जाएंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि बजट उनके लिए कैसे फायदेमंद है, कैसे मोदी सरकार ने देश के युवा, किसान, महिला, व्यापारी समेत सभी वर्गों का ख्याल रखा। प्रधानमंत्री के संवाद के बाद पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि बजट देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अहम कदम साबित होगा। वैभवशाली, समृद्धशाली और इस देश को गौरवशाली बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा, और उसके साथ ही साथ इसमें समाज के सभी वर्गों की भावनाओं को समावेश किया है। एक तरफ छत्तीसगढ़ बीजेपी जमीनी स्तर पर केंद्रीय बजट की उपलब्धियों को बताने की रणनीति में जुटी है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी बीजेपी और मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस नेताओं के मुताबिक बीजेपी नेता केंद्रीय बजट को पार्टी का बजट बताकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो इसलिए समझाएं कि उन लोगों को समझ में नहीं आया है। उनको समझ में नहीं आया तो क्या बजट में कुछ होगा तब तो समझोगे। मतलब ये कि आपको तत्कालिक कुछ दिखता है क्या? आपको तत्कालिक कुछ दिख रहा है कि देखने के बाद आप भाई फलाने को ये चीज मिला, ऐसा कह सकते हो क्या? यदि मान लो 60 लाख रोजगार की भी बातचीत हो रही है, तो तात्कालिक दिखने वाली कोई चीज नजर नहीं आती। बहरहाल सवाल ये उठ रहा है कि क्या बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री ने जो फैसले लिए हैं वो लोगों की समझ के परे हैं? क्या इसीलिए खुद प्रधानमंत्री मोदी को आकर पार्टी कार्यकर्ताओं के सामने इस पर विस्तार से चर्चा करनी पड़ी, वो भी तब जब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण साफ साफ कह चुकी हैं कि ये आगामी 25 साल की बुनियाद वाला बजट है। आखिर क्यों पीएम मोदी को बीजेपी कार्यकर्ताओं को 2022-23 के बजट के पीछे की सोच बताने की आवश्यकता पड़ी? क्योंकि इसके पहले कभी भी बजट का पार्टी लेवल पर प्रचार करने की परंपरा नहीं रही। सबसे अहम सवाल ये
क्या सरकार के हर कदम को वोट की राजनीति के हिसाब से इस्तेमाल करना जरूरी है? सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। क्या बातें इतनी सीधी हैं जिस तरह से प्रधानमंत्री बता रहे हैं, या फिर कोई भी पार्टी का नेता जो सरकार चलाता है वो जो जिस तरह से बात करता है, जनता से संवाद करता है, अपनी पार्टी के नेताओं से संवाद करता है, क्या उतनी सीधी बातें होती हैं? क्या अब राजनीतिक दल इस तरह से काम कर रहे हैं जैसे कोई वो सेना में, उनके पास जो कार्यकर्ता हैं वो सेना में भर्ती सैनिक हों या सरकारी कर्मचारी हों जिनको एक टारगेट दिया जाए, सुबह से रात तक उनको काम में लगाया जाए, या पार्टी का ही जो एजेंडा है उसको दिन भर उनको करने के लिए कहा जाए जनता की सेवा के बजाय? सबसे बड़ा सवाल ये है। और नरेंद्र मोदी जी 7 साल से सत्ता में, अब उनको क्यों ज़रूरत पड़ी कि पार्टी के कार्यकर्ताओं को समझाएं, कि जनता को जाके ये बात समझाएं, और इसको इतना एलॉबरेट करने की उनको क्यों ज़रूरत पड़ी? इसका मतलब जिस तरह से मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि बजट में कुछ नहीं है तो क्या समझाएंगे। पता नहीं उनकी बात कितनी सही है और नहीं है, लेकिन बात सच के करीब लगती है। खैर, ये विश्लेषण करना हमारा काम नहीं है, ये विश्लेषण करना जनता का काम है, और ये विश्लेषण करना उन राजनीतिक दलों का काम है जो राजनीति में हैं। इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। कैबिनेट मंत्री छत्तीसगढ़ सरकार के अमरजीत भगत जी हैं। भगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी से वरिष्ठ विधायक और विधानसभा में बहुत सक्रिय सदस्य के रूप में पिछले कई वर्षों से काम कर रहे शिवरतन शर्मा जी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। चूँकि शिवरतन शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के हैं, प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, वर्चुअल संवाद था, तो निश्चित रूप से वो अच्छी बात करेंगे। लेकिन हम एक बार अमरजीत भगत जी से जान लें कि वो इसको किस तरह से देखते हैं, संवाद को किस तरह से देखते हैं। देखिए शिशिर जी, भारत सरकार ने जो बजट पेश किया है माननीय सीतारमण जी ने, वो दिशाहीन बजट है और लोक लुभावन, लोगों को गफलत में डालने वाला बजट है। जरूर इसका नाम अमृत काल बजट दिया गया है, लेकिन इस बजट का नाम अगर मेरे से पूछा जाए तो बेहाल बजट नाम दूंगा इसका मैं। ना इस यहाँ के महंगाई रोकने के लिए कोई उपाय किया गया है अमरजीत जी, ना जो रोजगार देने के लिए बेरोजगारों के लिए कोई उपाय किया गया है जी। जहां अमरजीत जी कहें, अमरजीत जी, बजट पे मैंने कल चर्चा कर ली और सभी लोग ने चर्चा कर ली। बजट पे जो राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया थी वो भी आ गई। आज बात इस पर है कि बजट को पार्टी का एजेंडा के रूप में क्यों बताया जा रहा है, और अपने कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी को, अपने कार्यकर्ताओं को इसको समझाने की प्रधानमंत्री को क्यों जरूरत पड़ी। ये बड़ा विषय है। वही मैं बोल रहा था कि बजट पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में तैयार किया जाता है। उसमें सभी जो वर्ग हैं, चाहे वो किसान हो, चाहे वो महिला हो, चाहे युवा हो, सभी को, मध्यम वर्गीय हो, सभी को ध्यान में रख करके बजट तैयार किया जाता है। लेकिन इनका जो बजट का स्वरूप देखने से जरूर 84.83 लाख करोड़ का है, लेकिन किसके हिस्से में क्या कुछ स्पष्ट नहीं है। यहाँ पर जहां महंगाई चरम पर है उसको रोकने के लिए कोई उपाय नहीं किया गया है। किसानों का आय दूना करने की बात करने वाली सरकार, इनके पास किसानों के लिए किस प्रकार से आय दूना करेंगे उसके लिए स्पष्ट उल्लेख नहीं है। और जो 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देने की बात कहने वाली सरकार 60 लाख में आ गई है। महंगाई के लिए रोकने के लिए इनके पास कोई उपाय नहीं, और छोटे और कमजोर तबके के लोगों को कोई उनको रिलीफ नहीं। एक केवल और केवल टैक्स वसूलने वाली सरकार बन गई है, और इसमें मझोले और छोटे तबके के लोगों को कोई रिलीफ नहीं दिया गया है। तो ऐसे में बजट में जब किसी को कोई दिखा नहीं, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को पकड़ा दिया है और उनको बता दिया है कि अमृत बजट है। इसको जाकर के लोगों को समझाना है कि इसमें देश का तकदीर बदलने वाला है, लोगों का भविष्य बदलने वाला है। लेकिन हमको तो ऐसा कुछ दिखता नहीं है, खास करके छत्तीसगढ़ के संदर्भ में। छत्तीसगढ़ में लोगों को बहुत
उम्मीद थी कि भारत सरकार कुछ छत्तीसगढ़ के लिए नया प्रावधान करेगी, जो हमेशा से यहाँ के लिए जो रेलवे के विस्तार के लिए, हवाई कार्गो के विस्तार के लिए मांग उठता रहा है, उसके लिए कुछ कदम उठाएंगे। लेकिन इस दिशा में कुछ हुआ नहीं, बल्कि आप देखेंगे पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में तो फूड सेक्टर में, फूड सब्सिडी में जहां पहले 2.86 लाख करोड़ का प्रावधान रहता था, उसको घटा करके 2.6 लाख करोड़ कर दिया गया है। इसमें से एकदम से कम कर दिया गया है। किसानों की खाद सब्सिडी जहां पहले 1.40 लाख करोड़ का इसमें प्रावधान रहता था, उसको घटा करके 1.5 लाख करोड़ कर दिया गया है। वहीं पर जो सरवरा वर्ग, जो सबसे बड़ा सेक्टर, लेबर सेक्टर को काम देने वाला जो योजना है नरेगा का, उसमें 98,000 करोड़ का जो प्रावधान रहता था, उसको घटा करके 73,000 कर दिया गया है। तो कहीं से भी लगता नहीं है कि ये कमजोर तबके के लिए, जो मध्यम वर्गीयों के लिए, गरीबों के लिए बजट में कोई प्रावधान किया गया है कि रिलीफ दिया गया है। टैक्सेशन का जो स्लैब है उसमें आप देखेंगे तो मझुले और छोटे तबके के लोगों के लिए कोई रिलीफ नहीं है। केवल आप रेलवे में देखेंगे तो जहां कोविड पीरियड में 205% की बढ़ोतरी की गई थी, उसमें थोड़ा सा रिलीफ जरूर दिया गया है, परंतु आप और किसी भी सेक्टर में देखेंगे तो कोई रिलीफ नहीं है। आप देखेंगे शिक्षा के क्षेत्र में तो ये बोल रहे हैं कि उसमें जो डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा दिया गया है। हिंदुस्तान के बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां नेटवर्क काम नहीं करता, वहां पर फैसिलिटी नहीं है। उन क्षेत्रों में कैसे काम करेगा? और मोटे तौर पे देखने से ऐसा लगता है कि एजुकेशन सेक्टर में बड़े उद्योगपतियों को प्रवेश देने का एक रास्ता बनाया जा रहा है। अमरजीत जी हमारे साथ शिवरतन शर्मा जी भी हैं। का कल्याण कैसे होगा, इन सभी बातों को समझाने के लिए, जहां लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, इसका विरोध हो रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी इसको पार्टी एजेंडा करके और लोगों के बीच जाने के लिए लोगों को प्रेरित कर रही है, अपने कार्यकर्ताओं को, और गलत सलत ढंग से लोगों को। ठीक है, मैं शिवरतन शर्मा जी के पास जाना चाहूंगा। शर्मा जी, आपने प्रधानमंत्री जी को सुना होगा और देश में पहली बार ऐसा देखने आया कि वित्त मंत्री के बजट के बाद प्रधानमंत्री को समझाना पड़ा। जो कांग्रेस का आरोप है, क्या प्रधानमंत्री के पास या आपकी पार्टी के पास ऐसा कोई फीडबैक था जिससे समझ में आया कि जनता को ये बजट समझ में नहीं आया, इसलिए आपने सोचा कि वाया कार्यकर्ताओं के माध्यम से हम जनता तक पहुँचें, उनको अपनी योजनाओं के बारे में बताएं, उनको अपने प्लान के बारे में बताएं? जैसा कि मोहम्मद अकबर जी ने कहा कि तात्कालिक रूप से किसी को कोई रिलीफ नहीं है। देखिए माननीय मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी की रहे चाहे केंद्र में सरकार रहे, सरकार जो काम करती है उस काम को कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता तक पहुंचाने का काम हम करते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने बजट के बारे में कार्यकर्ताओं को पहली बार बताया, ऐसी बात नहीं है। अलग अलग विषय पे सरकार के निर्णय पे हमेशा प्रधानमंत्री जी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करते रहे और उसी कड़ी में आज उन्होंने बजट के मुद्दे पे कार्यकर्ताओं से बात की। सिर्फ एक तरफा बात नहीं थी, उन्होंने अपने बात रखी, कार्यकर्ताओं की बात सुनी भी। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जहां तक बजट की बात है, एक बहुत अच्छा बजट है जिसमें समाज के प्रत्येक वर्ग का ध्यान रखा गया है। और विशेषकर हमारा देश कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश में खाली एमएसपी पे कृषि उपज खरीदने के लिए 2,37,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 7 वर्षों में राशि चौगुनी हो गई। मैं खाली अमरजीत भगत जी को बोलना चाहता हूं, वो बोल रहे थे कि किसी के लिए कुछ नहीं है। मनमोहन सिंह जी के पीरियड में ये राशि 60,000 करोड़ हुआ करती थी और अभी ये राशि 2,37,000 करोड़ की व्यवस्था की गई है, लगभग 4 गुना। 80 लाख मकान बनने हैं गरीब लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के चलते। और माननीय भगत जी से बोलना चाहता हूं कि आपकी सरकार की लापरवाही के चलते, आपकी सरकार के गलत निर्णय के चलते छत्तीसगढ़ का आर्थिक दृष्टि से कमजोर तबका
इस प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गया। इस पाप के भागीदार अगर कोई है तो आपकी सरकार है, उसमें आप भी शामिल हैं। आदरणीय शिवरतन शर्मा जी, जी मेरे सवाल को ना अमरजीत जी समझ पाए ना आप समझ पाए। बिल्कुल, मैं आपके प्रश्नों का जवाब दे रहा हूं। मैंने बीच में मैं बजट पे चर्चा के लिए यहाँ पर ये प्रोग्राम नहीं किया हूँ। ये जो प्रोग्राम है इसका उद्देश्य ये है जानना है कि प्रधानमंत्री को ये जरूरत क्यों पड़ी अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये बताने की कि बजट ऐसा है, बजट में ये खूबियां हैं। क्या जनता को समझ में नहीं आया? ऐसा कोई फीडबैक है आपकी पार्टी के पास जिसके कारण आपको ये कदम उठाना पड़ा? मैंने अपनी बात की शुरुआत ही की थी कि भारतीय जनता पार्टी की ये परंपरा रही है, चाहे हमारी प्रदेश में सरकार रही, चाहे हमारी केंद्र में सरकार रही। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो काम करती है वो सारे विषय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के मध्य भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, सरकार में सम्मिलित मंत्री रखते रहे और उन विषयों को लेकर के हम जनता के बीच जाते रहे। माननीय प्रधानमंत्री जी सरकार के किसी निर्णय पे पहली बार कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन नहीं कर रहे थे। 7 वर्षों के अंदर कई ऐसे अवसर आए हैं जब सरकार के निर्णय को माननीय प्रधानमंत्री जी ने कार्यकर्ताओं के सामने रखा है और कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया है कि जनता के बीच इस विषय को लेकर जाए। अगर प्रधानमंत्री जी ने आज हम सब कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया तो हम सबके लिए गौरव की बात है। और जिन मुद्दों को सरल ढंग से उन्होंने रखा है, जनता के बीच भी हम जाकर के इन मुद्दों को रखेंगे। और जनता के बीच जाके रखने के पीछे उद्देश्य है, कितने लोग समाचार सुनते हैं, कितने लोग समाचार पत्र पढ़ते हैं। सरल भाषा में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वर्तमान बजट की खासियत को, 7 साल में सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच ज्यादा अच्छे ढंग से रख सकता है। इसलिए कार्यकर्ताओं से आह्वान किया गया है और कार्यकर्ताओं को माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी बात रखी है। शिवरतन शर्मा जी का कहना था कि जनता को मीडिया या अन्य माध्यमों से उस तरह से जानकारी नहीं मिल पाती, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कोशिश की कि जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनके माध्यम से जनता तक बात पहुंचाई जाए। और उन्होंने इस बात को भी बोला कि उनके लिए बड़ा गौरवशाली क्षण था जिसके कारण प्रधानमंत्री जी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। खैर उनकी पार्टी का मैटर है, लेकिन अमरजीत जी, आप भाजपा की इस कवायद को किस रूप में देखते हैं? क्या ये वोटर तक पहुंचने की एक पॉलिसी है या सीधे तौर पर जो बात कही जा रही कि किसी को बजट समझ में नहीं आया? देखिए शिशिर जी, क्या है कि इनकी बात यही समझे, खग की भाषा खगी समझे। और एक किस रूप में, मैं तो जानता हूं कि हिंदुस्तान को ऐसी भाषा में समझानी चाहिए कि हिंदुस्तान की जनता को, आवाम को समझ में आए कि गरीबी कितना कम हुई, बेरोजगारी कितना कम हुई, महंगाई रोकने के लिए क्या कदम उठाए। पिछले बार जब आपने वादा किया था हम किसानों का आय दूना करेंगे, उसके लिए आपने क्या किया। साथ ही आपने स्मार्ट सिटी की बात करी थी, कितना स्मार्ट सिटी बन गया। अमरजीत जी, आप फिर बजट पर जा रहे हैं। कितना मेक इंडिया के लिए कितना काम हुआ। अब मैं केवल दो मैंने मुद्दे की बात पूछी, मेरे पास समय की कमी है। सब्सिडी घटा करके आपने किसको मदद की है? मैं ये बोल रहा हूं कि सब्सिडी आपने गरीबों का कम किया है, किसानों के लिए आपने जो सब्सिडी था उसको अमरजीत जी, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया और मेरे पास अब समय की कमी है। मैं शिवरतन शर्मा जी के पास जाना चाहूंगा। शिवरतन जी, जिस तरह से कहा जा रहा है कि ये जनता तक पहुंचने के लिए, अपने बजट की खूबी बताने के लिए या उसको वोट में कन्वर्ट करने की एक कवायद है भारतीय जनता पार्टी की। देखिए मिश्रा जी, कोई भी राजनीतिक पार्टी काम करती है तो उसके काम करने का उद्देश्य सिर्फ एक रहता है कि जनता को उसके काम का फायदा मिले। नरेंद्र मोदी जी की सरकार का लाभ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का लाभ जनता को मिले और जनता इस बात को अच्छे ढंग से समझे। इसके लिए अगर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लोगों के बीच जाता है तो इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? आखिर भूपेश बघेल जी कुछ करते हैं तो आपके कार्यकर्ता जाकर के उसका बखान करते हैं कि नहीं करते? और हमारी सरकार ने तो जो काम किया है जनता के, हम गर्वपूर्वक गौरव के साथ अपने 7 साल के काम को लोगों के बीच रखेंगे। हम ऐसा नहीं 71 में नारा दिया गया गरीबी हटाओ और आज भी नारा चल रहा है गरीबी हटाओ, 50 साल से उस नारे को दोहराने वालों में नहीं है। हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो कहते हैं, जो करते हैं। इसलिए गर्व के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बजट में जनता के हित में जो प्रावधान जी ने कहा था
कि देश नहीं मैं बिकने दूंगा। चलिए, फिर से राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है, लेकिन जो चर्चा का उद्देश्य था वो ये जानना था कि प्रधानमंत्री को इसकी जरूरत क्यों पड़ी। और इसकी ज़रूरत पड़ी तो जैसा कि कहा जा रहा है कि शायद वोटर तक पहुंचने के लिए और वोट या उसको वोट में कन्वर्ट करने के लिए। खैर, ये तो जनता तय करेगी कि इस संवाद से क्या लाभ हुआ जनता को, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी असेस करेंगे कि उनको क्या लाभ हुआ। इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।